हेड रहता है वो मिस्टर कावागुची को पनिशमेंट दे रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे हैरी सुपर हीरो बन के आ जाता है और वो मिस्टर कावागुची को बचा देता है। फिर वो वहाँ से जा रहा होता है अपने हेलीकॉप्टर पे लटक के, लेकिन तभी सडनली एक काफ़ी वियर्ड सी और काफ़ी बड़ी सी फिश आ जाती है और जो कि हैरी को निगल जाती है। लेकिन फिर ये रिवील होता है कि भाई सच्चाई नहीं थी, ये असल में हैरी का बस एक सपना था। उसके बाद हमको मित्सी का सपना दिखाया जाता है जहाँ पे वो एक काफ़ी हैंडसम आदमी के साथ में डेट पे आई होती है, लेकिन फिर से वो फिश आ जाती है वहाँ पे और वो मित्सी को भी निगल जाती है। फिर ऐसे ही हमको हिमावारी का भी सपना दिखाया जाता है जहाँ पे वो साइज में काफ़ी बड़ी हो गई होती है और सब घर वाले उसकी सेवा कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पे वो फिश आके उनको निगल जाती है। फिर शिनचैन का सपना दिखाया जाता है जहाँ पे नैनेको दीदी उसका कान साफ कर रही होती है और वहाँ पे वो फिश आ जाती है। फिर भाई हमको शीरो का सपना दिखाया जाता है और वहाँ पे वो फिश आ जाती है और वो भी उसको खा जाती है। फिर सडनली शिनचैन एक काफ़ी अजीब से वर्ल्ड में आ जाता है जहाँ पे वो एक अजीब से एनर्जी बॉल के ऊपर खड़ा होता है और वहाँ पे वो अकेला नहीं होता, काफ़ी सारे लोग होते हैं, सब लोग ही ऐसे एक अजीब सी एनर्जी बॉल के ऊपर खड़े होते हैं। तभी हमको दो लोग दिखाए जाते हैं, एक बच्ची और उसका फादर, जो बोलता है फाइनली ड्रीमी वर्ल्ड जो है वो लॉन्च हो चुका है और ये काफ़ी सही रहा, अब तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है साकी। फिर अगले दिन शिनचैन और उसके फैमिली मेंबर्स ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, तभी हैरी न्यूज़पेपर में पढ़ता है कि फाइनली कोशिगाया सिटी में जो नाइटमेयर सिंड्रोम चल रहा था वो ख़त्म हो चुका है। वो बताता है कि इस सिटी के अंदर सब लोग को एक साथ बहुत ज़्यादा डरावने सपने आ रहे थे और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा डरावने सपने आ रहे थे, जिसके चलते यहाँ तक कि स्कूल भी कैंसिल करने पड़ गए थे, स्कूल भी बंद हो गए थे, लेकिन फाइनली अब वो रुक चुका है उस सिटी में। फिर हैरी बताता है उनको, अरे वैसे आज मेरे सपने में भी एक काफ़ी अजीब सी फिश आई थी, और फिर वो लोग सब लोग बताते हैं अरे हाँ हमारे सपने में भी एक फिश आई थी। फिर शिनचैन जब स्कूल चला जाता है वहाँ पर वो लोग बात करते हैं और पता चलता है कि एक्चुअली में सबके सपने में ही वो अजीब सी फिश आई थी। फिर तभी स्कूल में वो आदमी आता है जो कि हमको स्टार्टिंग में देखने मिला था और वो अपनी बेटी साकी का एडमिशन कराने आया होता है स्कूल में कुछ दिनों के लिए। क्लास में सारे बॉयज़ बहुत ज़्यादा शर्माने लग जाते हैं साकी को देख के और सब लोग उससे फ्रेंडशिप करने का ट्राई करने लगते हैं, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड वाली रहती है और वो किसी से भी बात नहीं करती बिल्कुल भी। सब लोग सिर्फ साकी से ही बात कर रहे होते हैं, ये देख के नैनी काफ़ी जेलस हो जाती है, वो उन सबका अटेंशन लेने का ट्राई करती है, लेकिन वो लोग बिल्कुल भी उससे बात नहीं करते, वो लोग बस साकी से ही बात करने लगे रहते हैं। लेकिन साकी काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड वाली रहती है और वो उन सबको इडियट बोल के वहाँ से चली जाती है। फिर रात हो जाती है और सडनली एक टावर में से एक अजीब सी एनर्जी निकलना स्टार्ट हो जाती है और वो एनर्जी पूरे शहर को, उनके पूरे शहर को ढक देती है और फिर सब लोग अचानक से वो वाले वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं जहाँ पे भाई पहले वो लोग थे और सब लोग वो अजीब सी एनर्जी बॉल के ऊपर खड़े होते हैं। तभी हमको पता चलता है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शिनचैन की फैमिली नहीं है, यहाँ पे जितने भी शहर के लोग हैं सब के सब यहीं पे और सब लोग एक एक एनर्जी बॉल पे खड़े हैं, यहाँ तक कि शिनचैन के दोस्त भी यहीं पे हैं। वो लोग सोच रहे होते हैं, काफ़ी कन्फ्यूजन में होते हैं कि ये सच है या फिर झूठ है, हम लोग सपना देख रहे हैं, क्या हो रहा है, हम कहाँ पे पहुँच गए हैं। तभी मसाओ एक बात बोलता है कि मुझे तो अपने सपने में मांगा राइटर बनना है, यानी कि कॉमिक राइटर बनना है, और सडनली उसका सपना पूरा हो जाता है, वो एक वर्ल्ड में एक मांगा राइटर बन जाता है और एक एक करके जो भी बच्चे बोल रहे होते हैं उनके सारे सपने पूरे होने लग जाते हैं। फिर सेम ये लोग समझ जाते हैं कि बोलने से इस वाले वर्ल्ड में सब सपने पूरे होते हैं, तो शिनचैन, कज़ामा, बोचैन, नैनी सब लोग अपना अपना बोल के सपना पूरा करने लग जाते हैं। लेकिन अजीब बात ये थी कि यहाँ पे सिर्फ बच्चों के ही ड्रीम पूरे हो रहे थे, बड़े लोग जो भी ड्रीम देख रहे थे वो उनका पूरा ही नहीं हो रहा था, हैरी और मिस्सी का भी ड्रीम पूरा नहीं होता। तभी अचानक से कुछ स्टफ टॉय आते हैं और वो सबके सब बड़े लोगों को उठा के फेंक देते हैं उस मछली के पेट से बाहर, और सारे बड़े लोग जो हैं वो एक अजीब से डरावनी सी दुनिया में पहुंच जाते हैं जहाँ पे बिल्कुल दुख ही दुख होता है, सबके साथ यहाँ पे बुरा हो रहा होता है, हैरी के साथ, मित्सी के साथ, योशिनागा मैम, मात्सुजाका मैम, प्रिंसिपल सर, हर किसी के साथ यहाँ पे बुरा होता है, किसी का घर जल जाता है, किसी का मुंह डरावना बन जाता है। मछली के पेट के अंदर सारे जो स्टफ टॉय रहते हैं वो उन बच्चों के ड्रीम को निकाल रहे होते हैं, उनके ड्रीम को सक कर रहे होते हैं और फिर एक जगह पे कलेक्ट कर रहे होते हैं। साकी के डैड हमको यहाँ पे बताते हैं कि जो बड़े लोगों की ड्रीम वाली पावर रहती है, उनकी जो एनर्जी रहती है ड्रीम वाली, वो इतनी स्ट्रांग नहीं रहती, इसीलिए वो बच्चों की ड्रीम एनर्जी को कलेक्ट कर रहे होते हैं। सीन शिफ्ट होता है वो डरावने वर्ल्ड की तरफ जहाँ पे एक काफ़ी डरावना सा एक क्रिएचर हैरी और मित्सी के पीछे पड़ जाता है और वो उनके पीछे भाग रहा होता है और वो लोग बचने के लिए भाग रहे होते हैं, लेकिन आखिर में फाइनली उनकी आंख खुल जाती है और वो रियलाइज़ करते हैं ये भी एक सपना ही था। वो लोग काफ़ी डरे हुए होते हैं अपने सपने के बाद, लेकिन दूसरी तरफ जो हिमावारी और शिनचैन रहते हैं वो काफ़ी खुशी से उठते हैं क्योंकि उन लोग का सपना तो काफ़ी अच्छा था। और यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है साकी की तरफ जहाँ पे वो नींद से उठती है और उठते ही वो सबसे पहले अपना एक हेलमेट उतारती है, फिर वो अपनी मॉम की फ़ोटो देखती है और फिर हमको स्कूल का सीन दिखाया जाता है। फिर स्कूल में जाके साकी काफ़ी बदतमीजी से बात करती है चीता और उसके ग्रुप से, जिसके चलते उनको काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो लोग उसको धक्का मार के गिरा देते हैं। वो लोग उसकी पॉकेट से एक टॉय निकालते हैं उसका, जो कि एक कुछ अजीब सा ही टॉय होता है।
लेकिन फिर साकी को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो अपना टॉय लेके वहाँ से भागने लगती है। वो लोग भी उसके पीछे भागते हैं, लेकिन एंडिंग में जैसे तैसे करके शिनचैन बचा लेता है साकी को। फिर सीन शिफ्ट होता है रात के टाइम पे, जहाँ पे हैरी की नींद खुलती है और वो देखता है कि उसके जो बच्चे हैं वो मिस्टर कावागुची को डैड बोल रहे हैं, जो कि देख के वो काफ़ी शॉक हो जाता है और मित्सी भी उसको अपना हस्बैंड बोल रही होती है। लेकिन तभी फाइनली हमको पता चलता है कि एक्चुअली में ये बस एक सपना था और वो अभी भी वही उस अजीब से वर्ल्ड में फंसे हुए हैं रात के टाइम पे सपने में। और दूसरी तरफ जो बच्चे रहते हैं वो सब अपने सपनों में एंजॉय कर रहे होते हैं उस मछली के पेट के अंदर। शिनचैन अपना सपना एंजॉय कर रहा होता है, मसाओ कर रहा होता है। लेकिन तभी कज़ामा जो है वो देख रहा होता है उनको कि वो लोग सपने कैसे शक कर रहे हैं, बच्चों के सपने कैसे निकाल रहे हैं और वो एक जगह पे कलेक्ट कर रहे हैं। ये कज़ामा देख लेता है। फिर तभी वो जो स्टफ़ टॉय रहते हैं वो मसाओ का सपना भी शक करना स्टार्ट कर देते हैं और फिर उसका सपना जब पूरा शक हो जाता है फिर वो लोग उसको भी निकाल के बाहर फेंक देते हैं और मसाओ के साथ कुछ और भी बच्चों को वो लोग उस मछली के पेट से बाहर फेंक देते हैं उस खतरनाक वाले वर्ल्ड में। फिर यार उस खतरनाक वाले वर्ल्ड में मसाओ के साथ भी काफ़ी बुरा होने लग जाता है। उसकी असिस्टेंट जो उससे इतने अच्छे से बात करती थी वो भाई उस दुनिया में उसको मारने लग जाती है और ज़बरदस्ती उससे कॉमिक्स बनवाने लग जाती है। फिर फाइनली ये सपना खत्म होता है और सुबह हो जाती है। सुबह के टाइम में भाई पूरे शहर में यही बात चल रही होती है कि उनके बच्चों ने भी काफ़ी डरावने सपने देखे हैं और उनको तो भाई इतने टाइम से डरावने सपने ही आ रहे हैं, तो ये बात काफ़ी फैल जाती है शहर में। कासू का भी डिफेंस ग्रुप जो है भाई वो लोग सब लोग मिलते हैं, शिनचैन और उसके दोस्त, और वहाँ पे कज़ामा बताता है उसने कैसे देखा वो बनी जो थे वो स्टफ टॉय कैसे भाई वहाँ पे एनर्जी कलेक्ट कर रहे थे ड्रीम्स की। तो वो लोग सोचते हैं कि भाई इस पे तो हमको मतलब मिस्ट्री पे से पर्दा हटाना पड़ेगा कि ये क्या चीज़ है, उसका पूरा राज जानना पड़ेगा। तभी नैनी बोलती है क्यों ना हम लोग अपने कासुकाबे डिफेंस ग्रुप में और इस मिशन के लिए साकी को भी अपने साथ इंक्लूड कर ले, वो भी हमारी काफ़ी हेल्प कर देगी। फिर वो लोग साकी के घर पे जाते हैं जहाँ पे गेट तो बंद होता है लेकिन एक छोटी सी जगह पे थोड़ा टूट रहा होता है, तो शिनचैन वहाँ से घुस जाता है और सब लोग वहीं से चले जाते हैं वो लोग। फिर कुछ देर बात करने के बाद फाइनली साकी मान जाती है उनके डिफेंस ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए, उनके ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए। और फिर वो लोग जो साकी का बैकयार्ड रहता है उसी को अपना बेस बना लेते हैं और वहाँ पे वो सब लोग मस्ती करने लग जाते हैं। फिर रात हो जाती है और वापस से सब लोग ड्रीमी वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं जहाँ पे सारे बच्चे अपना ड्रीम एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन कज़ामा जो है वो देख रहा होता है साकी और उसके डैड को, वो लोग बात कर रहे होते हैं और कज़ामा को शक हो जाता है कि हो ना हो ये जो जो भी हो रहा है ये सब यही कर रहे हैं साकी और उसके डैड। साकी के डैड साकी से बोलते हैं मैंने तुमसे मना किया था ना किसी को भी घर में ना लाने के लिए, लेकिन वो बोलती है वो लोग चुपके से आ गए और वैसे भी अगर मैं उनको फ्रेंड बना के रखूँगी तो उन लोग को हम पे शक भी नहीं होगा। फिर अगले दिन वो लोग वापस से अपने कासुकाबे डिफेंस ग्रुप के बेस पे आ जाते हैं, यानी कि साकी के बैकयार्ड में। शिनचैन साकी से पूछता है ये जो डॉल है ये क्या है, तो बताती है ये एक्चुअली में एक बाकू की डॉल है। बाकू के बारे में शायद काफ़ी लोगों को पता होगा भाई, जापानीज़ लोग मानते थे कि पहले ऐसे बाकू हुआ करते थे और ये लोगों के डरावने सपने खा जाते थे। तभी वहाँ पे कज़ामा आता है और कज़ामा साकी से बोलता है साकी सच सच बताना ये सब तुम ही कर रही हो ना, जब से तुम इस शहर में आई हो तभी से ये सब ड्रीमी वर्ल्ड वगैरह ये सब चालू हुआ है, इससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं था और मैंने कल भी सपने में देखा था तुम ही थी जो ये सब कर रही हो। लेकिन साकी मना कर देती है। कज़ामा बोलता है अच्छा अगर ऐसा है तो तुम हमें अपने घर के अंदर क्यों नहीं लेके चलती, हमें अपने घर के अंदर दिखाओ क्या है। लेकिन तभी नैनी उस पर चिल्ला देती है और बोलती है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। शिनचैन भी बोलता है हाँ वो कासुकाबे डिफेंस ग्रुप के मेंबर है, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमको देखने मिलता है साकी के बचपन का एक सीन, जहाँ पे साकी अचानक से उठती है और उसने एक बहुत ज़्यादा डरावना सपना देखा होता है। तो उसकी मॉम बोलती है अच्छा तुमने काफ़ी डरावना सपना देखा, लो बाकी तुम्हारी हेल्प करेगा। फिर साकी एक रूम में जाती है जहाँ पे वो एक चीज़ को छेड़ने लग जाती है। उसकी मॉम बोलती है कि मैंने मना किया है ना हमेशा तुम्हें यहाँ आने से, यहाँ पे क्यों आई हो तुम। और तभी अचानक से उसकी मॉम का चेहरा बहुत ज़्यादा भयानक सा बन जाता है और उसके डैड को पता चल जाता है कि एक्चुअली में ये सब भाई एक डरावना सपना देख रही है साकी, और ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि साकी ने अपना हेलमेट नहीं पहना हुआ। एक्चुअली ये हेलमेट ऐसे काम करता है कि इस हेलमेट को पहनने की वजह से साकी को डरावने सपने नहीं आते, ऐसे बनाया है उसके डैड ने। साकी के डैड उसको बहुत ज़्यादा डांटते हैं कि मैंने कहा है तुमसे हमेशा इसको पहन के सोया करो, तो वो बोलती है सॉरी मैं पहली बार भूल गई, ऐसा अगली बार से कभी भी नहीं होगा। फिर रात में वो लोग वापस से ड्रीमी वर्ल्ड पहुंच जाते हैं। इस बार कज़ामा जो है एक वैन लेके उसमें अपने दोस्तों को बैठा के ले जा रहा होता है साकी और उसके डैड के पास में, वो उनको दिखाना कर रही है इसीलिए वो उनको लेके जा रहा होता है वहाँ पे। लेकिन साकी के डैड को अपनी मशीन की मदद से पहले ही पता चल जाता है कि कोई तो उनके नज़दीक आने का ट्राई कर रहा है, इसीलिए वो अपनी गन लेके पहले ही तैयार हो जाते हैं। साकी उनको रोकने का ट्राई करती है और बोलती है कि प्लीज़ इनको कुछ मत करिए, ये हमको एक्सपोज नहीं करने वाले। और ये सब सुन लेते हैं भाई नैनी और सब लोग, और उनको पता चल जाता है कि कज़ामा सही बोल रहा था, एक्चुअली में ये सब साकी और उसके डैड ही कर रहे हैं।
लेकिन तभी वो स्टफ टॉय आते हैं और शिनचैन, कज़ामा, बोचैन, नैनी सबको भाई उस मछली से बाहर फेंक देते हैं। सब लोग तो बाहर चले जाते हैं लेकिन सिर्फ शिनचैन को हिमावारी बचा लेती है, जिसके चलते शिनचैन भाई बाहर नहीं जाता, वो अंदर ही रह जाता है। अगले दिन शाम को शिनचैन साकी से मिलने जाता है। वहाँ पे साकी उसको सब सच बता देती है कि हाँ ये सब जो भी हो रहा था ये मेरे डैड ही कर रहे थे, और वो इसके पीछे का रीज़न भी बताती है कि बचपन से ही हमेशा से उसको बहुत ज़्यादा डरावने ड्रीम्स आते थे, जिसके चलते वो बिल्कुल सो भी नहीं पाती थी। इसीलिए उसकी हेल्प करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसके डैड ने ये मशीन बनाई, जो कि दूसरे बच्चों की अच्छे सपनों की एनर्जी लेके एक काफ़ी अच्छा सपना दिखाता है साकी को। और वो बोलती है इसीलिए हम लोग बार बार शिफ्ट करते रहते हैं नए नए टाउन्स में, ताकि लोगों को हम पे शक ना हो जाए, और अब हम तुम्हारे टाउन से भी जल्दी जाने वाले हैं। शिनचैन बोलता है लेकिन तुम यहाँ से कैसे जा सकती हो, यहाँ पे तो तुम्हारे दोस्त हैं ना। ये लाइन सुनने के बाद साकी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वो रोने लग जाती है। उसके बाद फिर शिनचैन उसको अपने घर ले जाता है और वहाँ पे वो डिनर करते हैं। वहाँ पे शिनचैन उससे प्रॉमिस करता है कि वो उसकी मदद करेगा और आइंदा से उसको कभी भी बुरे ड्रीम्स नहीं आएंगे। साकी हैरी और मित्सी को भी सब सच्चाई बता देती है कि ये जो भी हो रहा था सब उसके डैड कर रहे थे, और वो लोग भी साकी की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन साकी बोलती है लेकिन हम लोग करेंगे क्या। शिनचैन बोलता है क्यों ना हम लोग बाकू से मदद लें। बाकू, जैसे कि मैंने तुमको पहले बताया था, बाकू बेसिकली जापानीज लोग पहले मानते थे कि हुआ करता था और ये सबके बुरे सपने खा जाता था। हैरी और मित्सी बोलते हैं कि लेकिन बाकू जैसा कुछ असली में होता ही नहीं है, ये तो बस कहानी थी। लेकिन शिनचैन तब भी बोलता है कि मेरा विश्वास मानो, हम लोग बाकू को ढूंढेंगे और हम तुम्हारे बुरे सपने ख़त्म करके रहेंगे। फिर साकी के डैड उसको अपने घर पे वापस ले जाते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे सोने से पहले मित्सी एक आइडिया सोचती है कि अगर हम लोग को वो मछली के पेट में जाना है और मदद करनी है साकी की, तो हम लोग को वापस से बच्चा बनना होगा। और वो सब बच्चों की कॉस्ट्यूम पहन लेते हैं, मतलब बच्चों के कपड़े पहन लेते हैं, तुम देख सकते हो कुछ ऐसे। और वो सोचते हैं कि अब हम लोग को बिल्कुल ही बच्चों जैसा एक्ट करना पड़ेगा, जिससे कि एकदम ही हमारी जो ड्रीम एनर्जी है वो बच्चों वाली बन जाए और हम लोग उस मछली के पेट में जा सके, क्योंकि उसके पेट में बड़े नहीं जा सकते बिल्कुल भी, सिर्फ बच्चे ही जा सकते हैं। मित्सी का ये आइडिया एक्चुअली में काम कर जाता है और वो सब लोग वही बच्चों वाली दुनिया में पहुंच जाते हैं, उस मछली के पेट के अंदर। फिर वो लोग ट्राई करते हैं साकी को अपने साथ ले जाने का, लेकिन जो उसके डैड रहते हैं, साकी के डैड, वो उनको रोकने का ट्राई करते हैं, और वो जो बड़े बड़े स्टफ टॉय रहते हैं वो भी भाई उनको मारने लग जाते हैं। लेकिन तभी हिमावारी और शीरो दोनों ही साइज में बहुत बड़े हो जाते हैं और जैसे तैसे करके उनको मार देते हैं। लेकिन तुरंत ही साकी के डैड वैक्यूम की मदद से शीरो और हिमावारी दोनों को ही अंदर खींच लेते हैं और वो दूसरे वाले वर्ल्ड में फेंक देते हैं, डरावने वाले वर्ल्ड में। साकी के डैड शिनचैन से बोलते हैं अब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ड्रीम एनर्जी बची हुई है, तो अगर तुम सच में साकी की मदद करना चाहते हो तो जल्दी से अपनी ड्रीम एनर्जी मुझे दे दो। शिनचैन उस बॉल को फेंक के मार देता है उनकी तरफ और तुरंत ही साकी को अपने साथ लेके चला जाता है उस मछली के पेट से बाहर। साकी के डैड उस फिश की मदद से शिनचैन और साकी को पकड़ने का ट्राई कर रहे होते हैं, लेकिन तभी हैरी और मित्सी जो है वो आ जाते हैं वहाँ पे और वो रोकने लग जाते हैं साकी के डैड को, और उतने में वो लोग भाग जाते हैं वहाँ से। फिर वहाँ पे शिनचैन को उसके सारे दोस्त मिल जाते हैं, बस नैनी नहीं मिलती। नैनी को अभी भी उसका डरावना सपना तंग कर रहा होता है, इसीलिए भाई बड़ी हिमावारी जो रहती है वो सबको कुचल देती है उनको, और भाई बचा लेते हैं वो लोग नैनी को। फिर थोड़ी देर बाद में उस वर्ल्ड के कुछ बहुत खतरनाक से क्रिएचर्स उनका पीछा करने लग जाते हैं, वो लोग भी काफ़ी डर गए होते हैं और भाग रहे होते हैं वहाँ से। तभी बीच में एक खाई आ जाती है जहाँ से जैसे तैसे करके शीरो तो जंप मार लेता है, लेकिन हिमावारी उसमें अंदर गिर जाती है और वो क्रिएचर्स भी उसके पीछे पीछे वहाँ पे गिर जाते हैं। लेकिन फिर सडनली हमको पता चलता है कि हिमावारी को कुछ नहीं हुआ, वो ऊपर चढ़ के आ जाती है। अब हिमावारी काफ़ी थक जाती है, इसीलिए वो वापस से छोटी हो जाती है और अब वो किसी को नहीं बैठा सकती अपने ऊपर। लेकिन फिर तभी उनको एक वैन मिल जाती है जिसको वो शीरो की मदद से खिंचवाने लग जाते हैं और सब लोग उसी में बैठ के आगे चलते हैं। लेकिन कुछ टाइम आगे चलने के बाद शीरो भी बहुत थक जाता है और वो भी साइज में छोटा हो जाता है वापस से। अब वो लोग एकदम ही हिम्मत हार जाते हैं और उनको लगता है कि सही में बाकू जैसा कोई क्रिएचर है ही नहीं। लेकिन तभी एक बंदा, जो कि वही वाला बंदा है जो कि मित्सी के ड्रीम में भी आया था, वो उनको बताता है कि अगर तुम बाकू को ढूंढ रहे हो तो वो उस डायरेक्शन में रहता है वहाँ पे। फिर काफ़ी देर चलने के बाद वो लोग फाइनली वहाँ पे पहुँच जाते हैं और वो लोग पूछते हैं एक आदमी से वहाँ पे कि क्या आप ही बाकू हो। वो बोलता है हाँ क्यों, मैं ही बाकू हूँ, मेरा नाम है ओईवादा बाकू। और हमको पता चलता है कि ये वो वाला बाकू नहीं है जो कहानियों में रहता था, ये तो एक्चुअली में एक हीरो है। सडनली वहाँ पे वही वाली क्रिएचर आ जाती है जो कि साकी के ड्रीम में भी देखने मिली थी। हाँ यार, ये साकी की मॉम ही है, और वो पकड़ लेती है साकी को। शिनचैन और उसके सारे दोस्त उसको छुड़ाने का ट्राई करते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। यहाँ तक कि भाई साकी की मॉम उस फिश को भी तोड़ देती हैं, और जिसके चलते रियल वर्ल्ड में भी जो साकी के डैड की मशीन रहती है वो भी फूट जाती है। इस चीज़ की वजह से साकी के डैड साकी पे बहुत ज़्यादा चिल्लाने लग जाते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं।
लेकिन इस बार साकी को भी काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो भी अपना हेलमेट वगैरह सब फोड़ने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पे शिनचैन और उसकी फैमिली और दूसरी तरफ शिनचैन के दोस्त भी आ जाते हैं साकी की वापस से मदद करने के लिए। साकी के डैड उन पे भी चिल्लाने लग जाते हैं कि ये सब जो भी हुआ है तुम सब लोगों की वजह से हुआ है, लेकिन साकी फिर उनको रोक देती है। उतने में पीछे से वहाँ पे नैनी आती है और बोलती है कि हम कासुकाबे डिफेंस ग्रुप पे हम लोग बिल्कुल भी हार नहीं मानने वाले। हम साकी के ड्रीम में फिर से जाएंगे और उस क्रिएचर को हराएंगे और साकी के नाइटमेयर्स को ख़त्म कर देंगे बिल्कुल ही। वो सब गार्डन में एक बिस्तर बिछाते हैं और सब मिलके वहाँ पे सो जाते हैं जिससे कि वो सब साकी के ड्रीम में जा सकें। हैरी और मित्सी साकी के डैड से साकी की मॉम के बारे में पूछते हैं और वो लोग पूछते हैं कि साकी को ऐसे डरावने सपने क्यों आते हैं और उसको उसके सपने में उसकी मॉम इतने डरावने तरीके से क्यों देखने मिलती है। तभी साकी के डैड उनको सब बैक स्टोरी बताते हैं कि वो और उनकी वाइफ एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, लेकिन तभी उनका जो प्रोजेक्ट था वो एकदम ओवरलोड हो जाता है और वो बिल्कुल फटने वाला था, वहाँ पे ब्लास्ट होने वाला था। तभी साकी वो ब्लास्ट वाले रूम में ही चली जाती है, लेकिन उसकी मॉम तुरंत वहाँ पर जाती है और उसको बचा लेती है, लेकिन उसके चक्कर में वो खुद अपनी जान गंवा बैठती है, वो मर जाती है वहीं पे। साकी ये सब देख के बहुत घबरा जाती है क्योंकि उनकी मॉम की डेथ उसके सामने हो जाती है, तो वो बहुत डर जाती है और वो ऐसा सोचती है कि उसकी मॉम सिर्फ उसी की वजह से मरी है और उसकी मॉम उससे बहुत ज़्यादा हेट करती हैं। इसी वजह से साकी को आज तक बहुत ज़्यादा डरावने सपने आते हैं उसकी मॉम के बारे में। सीन शिफ्ट होता है यहाँ पे साकी के नाइटमेयर में, यानी कि साकी के डरावने सपने में, जहाँ पे साकी की मॉम अभी भी उसको पकड़ लेती है, लेकिन इस बार शिनचैन और उसके सारे दोस्त बिल्कुल मदद कर रहे होते हैं, उसको मार रहे होते हैं और साकी को बचाने का पूरा ट्राई कर रहे होते हैं। लेकिन तभी शिनचैन सोचता है कि काश वो एक बाकू होता, अगर वो एक बाकू होता तो वो आराम से इस क्रिएचर को खा जाता, और फिर शिनचैन एक्चुअली में बाकू बन जाता है। वो बाकू बनने के बाद उस क्रिएचर को खाना स्टार्ट कर देता है, पूरा वो उसको खाना स्टार्ट कर देता है, लेकिन बार बार वो और भी ज़्यादा उगती जाती है, वो और ज़्यादा बड़ी होती जाती है, लेकिन तब भी शिनचैन अपना एकदम बेस्ट दे रहा होता है। इसको देख के शिनचैन के दोस्तों में बहुत ज़्यादा हिम्मत आ जाती है और एक एक करके वो भी किसी ना किसी चीज़ में बदलने लग जाते हैं और उसको पूरा मारने लग जाते हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर पा रहे होते हैं। लेकिन एंडिंग में पोचैन जो है वो एक एस्ट्रॉइड बन के सीधा टकरा जाता है उस क्रिएचर से और बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। रियल वर्ल्ड में उन सब लोग को वहाँ पे काफ़ी तकलीफ हो रही होती है, जो कि मित्सी देखती है और वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है कि उनके सपने में क्या हो रहा है, और मित्सी बोलती है कि अब मुझे भी कुछ करना पड़ेगा, मुझे भी इनके सपने में जाना होगा, और फिर मित्सी भी सो जाती है और वो सपने में चली जाती है। शिनचैन और साकी को लगता है कि फाइनली भाई उन्होंने हरा दिया है उस क्रिएचर को और वो लोग जीत चुके हैं, लेकिन तभी वो क्रिएचर फाइनली वापस आ जाता है, लेकिन इस बार वो काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है और बहुत कमज़ोर। लेकिन तभी उस क्रिएचर में से निकल के आती है एक और साकी, जो कि भाई साकी होती है लेकिन पहले वाले टाइम से छोटी वाली साकी होती है। फिर यार वो साकी अभी वाली साकी को बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट करने लगती है, बहुत डराने लगती है। वो बोलती है कि तुमने ही मॉम को मारा है, तुम्हारी वजह से ही सब कुछ बिगड़ा है, तुम बहुत ज़्यादा बेकार हो, ऐसे करके और भी ज़्यादा डरती रहती है अभी वाली साकी। और जैसे जैसे साकी डरती है उसकी वजह से वो क्रिएचर और ज़्यादा बड़ा होता जाता है और ज़्यादा स्ट्रांग होता जाता है। लेकिन तभी वहाँ पे बिल्कुल सही समय पे मित्सी आ जाती है और फिर वो साकी को और मोटिवेट करने लग जाती है, उसको अच्छी अच्छी बातें बताने लगती है कि एक मॉम कभी भी अपने बच्चे को हेट नहीं कर सकती और तुम्हारी वजह से तुम्हारी मॉम नहीं मरी हैं, और एक मॉम हमेशा ही अपने बच्चे के लिए जीती है, और ऐसे वो बहुत ज़्यादा बातें बताने लग जाती हैं, जिसको सुन के साकी का डर कम हो जाता है, जिसके चलते वो क्रिएचर भी फिर वीक होता जाता है और साकी काफ़ी इमोशनल भी हो जाती है और उसको मित्सी के अंदर अपनी मॉम दिखने लगती हैं और वो अपनी मॉम को जाके हक कर लेती है। साकी की मॉम भी बोलती है कि उसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी, सारी गलती मेरी थी और मैं तुमसे बिल्कुल भी हेट नहीं करती, बस तुम एकदम स्माइल करती रहो, मैं उसी में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और ये लाइन सुनने के बाद साकी एकदम स्माइल करने लग जाती है, वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, जिसके चलते उसका डर बिल्कुल ही कम हो जाता है और वो जो क्रिएचर रहता है वो बिल्कुल ही गायब होना स्टार्ट हो जाता है। वो छोटी वाली जो साकी रहती है वो अभी भी उसको डराने का ट्राई करती है कि नहीं ये सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम एक बुरी लड़की हो, लेकिन फिर भी उसको कुछ भी नहीं होता क्योंकि अब उसका डर अंदर का बिल्कुल ही निकल चुका होता है। इसी तरह भाई कासुकाबे डिफेंस ग्रुप की जीत हो जाती है क्योंकि फाइनली यहाँ पे भाई अब साकी भी एक अच्छे से स्कूल में पढ़ रही होती है और वो भी बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह अपनी खुशहाल लाइफ जी रही होती है, और ये सब चीज़ वो बताती है अपने दोस्तों को, कज़ामा, शिनचैन, सबको एक चिट्ठी के द्वारा, और एंडिंग में वो लोग चिट्ठी पढ़ रहे होते हैं और ऐसे करके ये मूवी यहाँ पे एंड हो जाती है। होपफुली